नमस्कार दोस्तों। कल हमने अनुच्छेद 86 तक पढ़ लिया था और उनको अच्छे से समझ भी लिया था। तो आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं अनुच्छेद 87 से 90 तक का सफ़र। आज की हमारी चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रपति और संसद के रिश्ते को समझेंगे। फिर हम जानेंगे कि राष्ट्रपति का वो खास भाषण क्या होता है। इसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प बात पर आएंगे कि कौन संसद का सदस्य ना होते हुए भी वहां बोल सकता है। और आखिर में हम राज्यसभा के नेतृत्व की व्यवस्था को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल मन में ये आता है कि भाई इन सब नियमों की ज़रूरत ही क्या है। देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये अनुच्छेद एक तरह से लोकतंत्र की मशीनरी का यूजर मैनुअल है। ये तय करते हैं कि देश के सबसे बड़े पद यानी राष्ट्रपति और कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था यानी हमारी संसद दोनों मिलकर बिना किसी गड़बड़ी के तालमेल से काम कर सकें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 87 की। ये आर्टिकल राष्ट्रपति के एक बहुत ही खास भाषण या कहें अभिभाषण से जुड़ा है। अब देखिए, ये कोई आम भाषण नहीं है जिसे राष्ट्रपति जब चाहे तब दे दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक संवैधानिक जिम्मेदारी है जिसे उन्हें निभाना ही होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन से मौके हैं जब राष्ट्रपति का ये भाषण देना अनिवार्य हो जाता है। हमारा संविधान इसके लिए दो बहुत ही खास मौके तय करता है। चलिए देखते हैं कि वो दो मौके कौन कौन से हैं। अच्छा, तो ये विशेष अभिभाषण आखिर है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक बहुत ही ज़रूरी सरकारी बैठक की तरह है। इस बैठक को देश के मुखिया यानी हमारे राष्ट्रपति संबोधित करते हैं और इसमें संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठते हैं। तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण मौका होता है। तो वो दो मौके कौन से हैं? हमारा संविधान कहता है, पहला, जब भी देश में आम चुनाव खत्म होते हैं और एक नई लोकसभा बनती है तो उसके सबसे पहले सेशन की शुरुआत राष्ट्रपति के भाषण से ही होगी। और दूसरा, हर साल जब संसद का पहला सेशन शुरू होता है तब भी राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं। अब सवाल है, इस भाषण में होता क्या है, इसका असली मकसद क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि सरकार की नीतियों का एक आधिकारिक ऐलान होता है। क्योंकि राष्ट्रपति सरकार के संवैधानिक प्रमुख हैं तो वो एक तरह से सरकार के माउथपीस या मुखपत्र की भूमिका निभाते हैं और पूरे देश को बताते हैं कि आने वाले समय में सरकार की क्या योजनाएं हैं। इसको और भी आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, ये भाषण सरकार का एक तरह का सालाना रिपोर्ट कार्ड है जिसमें वो बताते हैं कि पिछले साल क्या क्या काम हुए। और साथ ही ये भविष्य का एक रोड मैप भी है जिसमें सरकार आने वाले साल के लिए अपनी योजनाओं के बारे में बताती है। और ये सब कुछ देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति यानी राष्ट्रपति पेश करते हैं। चलिए अब आते हैं अनुच्छेद 88 पर। ये आर्टिकल बहुत ही दिलचस्प है। ये उन लोगों के बारे में है जो सांसद तो नहीं है लेकिन फिर भी उन्हें संसद की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार है ना? ये थोड़ी हैरान करने वाली बात। तो क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि कोई बाहरी व्यक्ति संसद की बहस में हिस्सा ले सके? आमतौर पर तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारा संविधान अनुच्छेद 88 के तहत कुछ खास लोगों को ये खास अधिकार देता है। आइए जानते हैं कि ये खास लोग कौन हैं। तो ये विशेष लोग हैं हमारे केंद्रीय मंत्री और भारत के अटॉर्नी जनरल। इन्हें यह अधिकार है कि वो संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, जाकर अपनी बात रख सकते हैं, बहस में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है, वो है वोटिंग का। ये बोल तो सकते हैं पर वोट नहीं डाल सकते। वोट डालने का हक इन्हें सिर्फ उसी सदन में मिलेगा जिसके ये सदस्य हैं। इस नियम का सबसे अच्छा उदाहरण है अटॉर्नी जनरल। वो देश के सबसे बड़े कानून अधिकारी होते हैं। ये आर्टिकल उन्हें ये ताकत देता है कि वो सीधे संसद में आकर किसी भी कानूनी मामले पर अपनी विशेषज्ञ राय दे सकें। ठीक वैसे ही जैसे कोई कंपनी अपनी ज़रूरी मीटिंग में किसी एक्सपर्ट सलाहकार को बुलाती है। इससे हमारे सांसदों को मुश्किल कानूनी मसलों को समझने में बहुत मदद मिलती है। अच्छा, अब हम संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 89 हमें ये बताता है कि राज्यसभा का नेतृत्व कौन करेगा, मतलब वहां का सभापति और उपसभापति कौन होगा और कैसे चुना जाएगा। यहाँ पर एक शब्द आता है पदेन या एक्स ऑफिशियो,
इसका बहुत सीधा सा मतलब है, जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप मतलब ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति भी बन जाएगा। इसके लिए कोई अलग से चुनाव या नियुक्ति नहीं होती। ये पद उपराष्ट्रपति के पद के साथ ही जुड़ा हुआ है। अब मान लीजिए कि सभापति यानी उपराष्ट्रपति किसी वजह से सदन में मौजूद नहीं है, तो फिर सदन की कार्यवाही कौन संभालेगा? इसी के लिए राज्यसभा अपने ही सदस्यों में से किसी एक को उपसभापति के तौर पर चुनती है। जब भी सभापति अनुपस्थित होते हैं तो सदन चलाने की पूरी जिम्मेदारी उपसभापति की होती है। राज्यसभा के नेतृत्व की इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अनुच्छेद 90 हमें उन हालातों के बारे में बताता है जब उपसभापति का पद खाली हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी है ताकि पद की निरंतरता बनी रहे और सारे नियम बिल्कुल साफ हों। ये एकदम सीधा और साफ है। उपसभापति का पद 3 तरीकों से खाली हो सकता है। पहला, अगर वो खुद अपने पद से इस्तीफा दे दें। दूसरा, अगर राज्यसभा एक प्रस्ताव पास करके उन्हें पद से हटा दे। और तीसरा, अगर उनकी राज्यसभा की सदस्यता ही खत्म हो जाए, क्योंकि सीधी सी बात है, जब वो सदस्य ही नहीं रहेंगे तो उपसभापति कैसे रह सकते हैं। तो चलिए अब तक हमने जो भी समझा है उसका एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारे मुख्य बिंदु हमें अच्छे से याद हो जाएं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति के विशेष भाषण से जुड़ा है। अनुच्छेद 88 मंत्रियों और अटॉर्नी जनरल को संसद में बोलने का खास अधिकार देता है और अनुच्छेद 89 और 90 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की व्यवस्था को संभालते हैं। ये सब मिलकर एक बहुत ही सुचारू प्रक्रिया बनाते हैं। और अंत में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये नियम सिर्फ खाना पूर्ति के लिए नहीं है। ये अनुच्छेद असल में राष्ट्रपति और संसद के बीच एक अच्छे तालमेल को सुनिश्चित करते हैं और यही नियम है जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को संतुलित और हमेशा क्रियाशील बनाए रखने में मदद करते हैं। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। ज़रा सोचिएगा कि ये जो प्रक्रियात्मक नियम आज हमने समझे, ये सरकार की काम करने वाली शाखा यानी एग्जीक्यूटिव और कानून बनाने वाली शाखा यानी लेजिस्लेचर के बीच शक्ति के नाजुक संतुलन को कैसे बनाए रखते हैं, इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।